आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आप सभी का इस्तकबाल करता हूं बेबाक मुनसिफ में। आज हम बात करेंगे एक अहम मुद्दे पर और बात करेंगे ख्वातीन के खिलाफ बढ़ते क्राइम की कि किस तरीके से लगातार ख्वातीन के खिलाफ जो है वो क्राइम बढ़ रहे हैं। मुल्क भर में ख्वातीन के साथ हो रहे क्राइम की तादाद कम होने के बजाय वो लगातार बढ़ रही है। एक तरफ जहां लोग नए साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, वहीं एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आई एक बेहद बुरी खबर ने सभी को परेशान करके रख दिया। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक ख्वातीन के खिलाफ होने वाले क्राइम में 7% की बढ़ोतरी हुई है। यह बेहद खतरनाक है। उधर बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट के साथ कई महीनों तक जो है वो रेप किए जाने की खबर भी समाज को झकझोर देने वाली थी, सबको परेशान करने वाली थी। बहरहाल आज इसी बड़े और बेहद अहम मुद्दे पर हम बात करेंगे कि आखिर बहन बेटियां क्यों महफूज नहीं हैं आज भी, और इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। मामलों पर जो ये सियासत होती है, यानी जो ख्वातीन के खिलाफ क्राइम है या जो रेप के केसेस हैं, इस मसले पर भी सियासत शुरू हो जाती है। वो क्यों होती है? क्राइम फ्री समाज हम कैसे बनाएं? और इस मसले पर बहुत सारे लोग जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, हम सबका तारुफ करा दें। हमारे साथ हैं दिल्ली बीजेपी की तर्जुमान प्रीति शेखर साहिबा। इनके अलावा कांग्रेस से डॉली शर्मा जी हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी की सुमैया राणा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और इन सब के अलावा रिटायर्ड आईपीएस पृथ्वीराज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूं। पहला सवाल बीजेपी की तर्जुमान प्रीति शेखर जी आपसे ही। लगातार मुल्क में क्राइम जो है वो बढ़ रहे हैं ख्वातीन के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, औरतों के खिलाफ। तो हम एक ऐसे समाज की बात करते हैं जो समाज जो है वो क्राइम फ्री हो, और महिलाओं का सम्मान जो है वो हम बात करते हैं हमेशा, हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, और खासतौर से बीजेपी ने हमेशा बात की है। ठीक है साहब, बहुत हुआ महिलाओं का अपमान, अब की बार जो है वो मोदी सरकार के नारे जैसे नारे दिए गए थे। मगर आज हम 2024 में पहुंच गए हैं, उसके बावजूद भी जो ख्वातीन के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ क्राइम है वो कम होने के बजाय और बढ़ रहा है। पहला रिएक्शन क्या इस मसले पर? मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि महिलाओं के प्रति जो भी अपराध होते हैं, वो चाहे किसी भी राज्य में हो, वो राष्ट्र की बात कर ले, ये भी किसी भी देश की बात कर ले, महिलाओं के प्रति एक सम्मानजनक रवैया लोगों का होना चाहिए। यदि कहीं भी अपराध में बढ़ोतरी होती है तो इस पर चिंता जायज है। वो तब क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई योजनाओं को लाया, और ऐसे समय जब कि बेटियों के लिंगानुपात भी बढ़े। पहले जो रेशियो होता था मेल फीमेल का, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया, सुरक्षित मातृत्व योजना से उनको नवाजा गया, तब उसके बाद से जाकर एक ऐतिहासिक एक कदम हमें देखने को मिला। उसका परिणाम कि देश में लड़कियों का जो अनुपात कम था वो फिर उसमें बढ़ोतरी हुई। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम अपराध की बात करते हैं तो हम विभिन्न राज्यों से जो घटनाएं घटित हो रही है महिलाओं के प्रति, और कुल मिलाकर जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब इस सभ्य समाज को, जिस देश में हमकी जो हमारी संस्कृति रही है कि ये कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो उस देश में महिलाओं का सम्मान बनता है। और अगर ये विकृत मानसिकता कहीं से भी, ऐसे हमारे देश में कोई भी लोग ऐसा अगर विकृत मानसिकता पाल कर रखे हैं, तो निश्चित रूप से धर्म जाति से उठकर, राजनीति से ऊपर उठकर उसका विरोध होना चाहिए। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। इस चश्मे से देखने की आवश्यकता है, और कानून व्यवस्था में जो भी, न्यायपालिका में जो भी उनके खिलाफ जो प्रावधान दंड देने के लिए दिए हुए हैं, उसका समुचित ढंग से त्वरित न्याय दिलाकर पीड़िता को न्याय देने की आवश्यकता है। अभी हाल फिलहाल में, मैं चूंकि बिहार से हूँ तो मैं बिहार की एक घटना की मैं चर्चा करना चाहूंगी कि बिहार के नवादा में एक 50 से 55 वर्ष की महिला, यानी कि जो किसी भी मतलब एक माँ की उम्र की महिला, उसके साथ युवाओं ने विभत्स तरीके से उनके साथ अमानवीय व्यवहार करके, उनके साथ रेप करके, उनके प्राइवेट पार्ट को काट कर अलग कर दिया। तो ये हैवानियत, ये जो और ये इस तरह की खबरें जो हैं, इस तरह की डरावनी खबरें हैं, वो हर जगह से आती हैं। और हमने देखा था कि दिल्ली में ये जो इस मुल्क की
दारुल हुकूमत है, देश की राजधानी है दिल्ली में, किस तरीके से यहाँ निर्भया कांड हुआ, उसके बाद जो है वो बहुत सारे एक्ट में तब्दीली भी हुई, नए कानून भी बने, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें भी की गई। हुकूमतें काम करती हैं अपना, मगर पता नहीं क्यों वो जो है वो असर नहीं होता, लोगों तक नहीं पहुंचता। मैं जरूर जो है वो पृथ्वीराज जी से, चूंकि वो बड़े पुलिस अफसर रहे हैं, एक सूबे के जो है वो डीजीपी रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मगर उससे पहले डॉली शर्मा जी, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप मौजूद थी कांग्रेस की, और बीएचयू का जो पूरा मामला था वो आपने उठाया, मगर सिर्फ एक ही मामला नहीं है, मामले जो है वो तकरीबन हर सूबे से आ रहे हैं। और जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि जिस वक्त जो है ये मुल्क तैयारी कर रहा था, नया साल मनाने की, जश्न मना रहा था, उस वक्त जो है एनसीआरबी की जो रिपोर्ट्स हैं वो बहुत खतरनाक थी, मतलब बहुत परेशान करने वाली थी सभी के लिए। एक सभ्य समाज में उस तरह की जब रिपोर्ट आती है तो वो सबको ही परेशान करने वाली होती है। क्या रिएक्शन है जिस तरीके से 7% के करीब जो है वो बढ़ोतरी हुई है क्राइम में अगेंस्ट वीमेन, तो क्या कहेंगे हम, कहां जा रहे हैं? और इसके ऊपर पॉलिटिक्स भी जो है वो जाहिर तौर पर होती है, सब करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आपने बताया 7% की बढ़ोतरी हुई है। दूसरी बात, एनसीडब्ल्यू, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की जो आज रिपोर्ट जारी हुई है, उसके हिसाब से आप देखेंगे कि जो अपराध के टोटल मामले आए हैं 28,811, उस 28,811 केसेस में से 50% केस उत्तर प्रदेश से आए हैं। 16,109 केस 16,109 केस उत्तर प्रदेश में, जहां आप बीएचयू की बात कर रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के पदाधिकारी, महानगर संयोजक, महानगर सह संयोजक, महानगर कार्य समिति सदस्य, उन 3 लड़कों ने एक लड़की का बलात्कार किया, गन पॉइंट पर उसका रेप किया। एफआईआर के बाद 2 महीने तक वो लड़के गिरफ्तार नहीं हुए। किसका संरक्षण था? किसने उन्हें 2 महीने बचाकर रखा? और वो मध्य प्रदेश में खुले तौर पर भाजपा का प्रचार करते रहे। वो तीनों लड़के, ब्रिजभूषण शरण सिंह, देश की बेटियां अपने मेडल और तमगे लेकर सड़क पर रो रही हैं। चार्जशीट में केस फाइल होने के, अपराध की बहुत सारी चीजें सामने आने के बाद वो संसद में बैठे हैं और खुले तौर पर कहते हैं कि दबदबा तो हमारा बना रहेगा। चिन्मयानंद बाहर घूम रहे हैं, अपराधी हैं, बलात्कारी हैं। उसके अलावा ये भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बैठी है और जो संरक्षण दे रही है ऐसे बलात्कारियों को, जिस तरीके से 2 साल तक कुलदीप सिंह सेंगर को बचाया, बिल्किस, गुजरात की बिल्किस को, बलात्कार करने वालों को भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर सुसज्जित कर बिठाया। आज मैंने बताया उत्तर प्रदेश में कल भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में एक रेप होता है, एक रेप होता है। क्राइम रेट का तो मैंने आपको बताया ही। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन न जाने जिंदा है भी कि नहीं है हिंदुस्तान में, क्योंकि ये ऑनलाइन आंकड़े आपके सामने जो आए हैं, इनसे ये पता चलता है कि देश की महिलाएं तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के प्रेसिडेंट से मिल नहीं पाती, उसकी समस्याओं के लिए नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है नहीं। जब मणिपुर में एक देश की बेटी को नंगा करके घुमाया जाता है, सड़कों पे मोलेस्ट किया जाता है, तब पूरी किसी भी भारतीय जनता पार्टी की एक भी महिला नेत्री, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की प्रमुख मैंने बाहर निकलते नहीं देखी। क्यों? मैं ये बात क्यों कह रही हूं? क्योंकि सरकार में बैठी जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। इनकी जवाबदेही है और इनको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। जब तक सख्त नियम, कानून और सरकार की तरफ से ऐसे तमाम कानून भी हैं, और वो यूपीए हुकूमत में ही कानून बने थे, तमाम जो है वो कायदे कानून है। हाँ, कानून तो है मैडम, देखिए कानून तो है, मगर कानून का मतलब एक तरीके से, यानी वो कोई खौफ ही नहीं रहा। जो अपराध करने वाले हैं, ना जाने क्यों ऐसा है, वो उसका जो है वो कहीं ना कहीं सियासत भी जिम्मेदार हो सकती है। और प्रीति जी बताइए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कही हैं। यूपी जो है वो इस वक्त नंबर 1 है, नंबर 2 पर दिल्ली है, नंबर 3 पर जो है वो महाराष्ट्र है, और उत्तर प्रदेश में डायरेक्ट आपकी हुकूमत है, महाराष्ट्र में जो है कोलिशन में गवर्नमेंट है। दिल्ली की बात हम करें तो यहाँ की इस मामले में जो लॉ एंड ऑर्डर का जो पूरा मामला है, यानी पुलिस जिसके हाथ में है वो बीजेपी के हाथ में है, वो होम मिनिस्ट्री के हाथ में है। तो जाहिर तौर पर सवाल जो है वो सबसे ज्यादा आपसे ही पूछे जाएंगे और जिम्मेदारी जो है वो आपकी ज्यादा बड़ी बनती है। देखिए, हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया तो बहुत सारे वाकयात गिना रही थी, लेकिन इनकी जो महिला नेत्री है प्रियंका गांधी जी, जो कि नारा देती हैं कि बेटी हूं, लड़ सकती हूं, वो सिर्फ उनके नेत्र, उनके कांग्रेस शासित प्रदेशों में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, वहां पर उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। वो उनकी नजरें से बीजेपी शासित प्रदेशों की तरफ है। और उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है तो देश में सर्वाधिक जो आबादी वाले राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश है।
तो ऑब्वियस है कि उसका रेशियो उस हिसाब बहुत से बढ़िया, ज्यादा हो। मतलब आबादी ज्यादा होगी तो क्राइम भी ज्यादा होंगे, है ना। वहां पर कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा, वहां पर हुकूमत काम नहीं कर रही, आबादी ज्यादा है तो फिर क्राइम रेट भी ज्यादा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या बात हुई, ये कौन सा जो है लॉजिक हुआ? आपने बीच में टोक दिया। हाँ। मैं वही कर रही हूँ कि उसके बावजूद मैं भी इसको जस्टिफाई नहीं कर रही। हाँ। मेरा यह कहना है कि कांग्रेस ने ऑलवेज, ये जहां पर अभी तो राजस्थान में हमारी सरकार आई है, इससे पहले हाँ। वहां पर जो घटनाएं घटी उस पर तो कांग्रेस बिल्कुल मौन थे। न राहुल जी आकर कुछ कह रहे थे, न तो प्रियंका जी कह रहे थे। अभी बिहार में जदयू और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार है, जहां पर एक महिला के साथ रेप प्रयोग, ठीक है। अगर पिछले महीने के आंकड़ों की बात करूं तो लगभग 50 से ज्यादा मामले हैं बिहार में जो कि महिलाओं के ऊपर है, और जिसमें कि अभी तक लोग, कई दर्जनों मामले हैं जिसमें अभी तक लोगों को न्याय नहीं मिल पाया है। ठीक है। मतलब प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस भी नहीं हो पाए हैं। ये देखिए, इस वक्त महज 3 सूबों में कांग्रेस की हुकूमत है, महज 3 सूबे हैं जहां पर कांग्रेस की हुकूमत है, और बाकी 3-4 जगह जो है वो अलग अलग कॉलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो इस वक्त चूंकि बीजेपी रूलिंग पार्टी है, देश पर जो है बीजेपी की हुकूमत है, उत्तर प्रदेश में और बहुत सारे सूबों में, 1 दर्जन से ज्यादा सूबे ऐसे हैं जहां पर बीजेपी की डायरेक्ट हुकूमत है, बहुत सारे जो है वो कोलिशन में चल रही है। सुमैया जी, चूंकि ये बात मैंने इसलिए कही है कि भाई एक दूसरे को ऊपर टाल देना, वो कहीं से कहीं तक भी जो है वो मुनासिब बात नहीं है, बात को ईमानदारी से रखना चाहिए। सुमैया राणा जी, आप उत्तर प्रदेश से हैं, क्या कहेंगी? उत्तर प्रदेश जो है वो क्राइम में, खासतौर से महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम हो रहा है उसमें नंबर 1 पर पहुंच गया है, और वो हर तरह के अपराध हैं, रेप भी है वहां पर। 65 ऐसे केस थे उत्तर प्रदेश के, वो भी पूरे, अगर देखा जाए पूरे मुल्क में नंबर 1 पर ये केस आए हैं सबसे ज्यादा, जहां पर रेप के साथ साथ गैंग रेप हुआ और जिसका रेप किया गया उसका कत्ल भी कर दिया गया। तो ये बड़े चौंकाने वाले जो हैं आंकड़े हैं, परेशान करने वाले आंकड़े हैं। हुकूमत आपकी नहीं है, मगर जाहिर तौर पर सियासी पार्टी से आप जुड़ी हुई हैं, कैसे देख रही हैं इन तमाम मामलों को? बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी की पैनलिस्ट जी, वो ये कह रही थी कि अपराधियों का कोई जाति और धर्म नहीं होता है। हाँ। लेकिन मैं याद दिलाना चाहती हूँ, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कपड़ों से पहचान जाते हैं, अपराधियों की पहचान कपड़ों से करते हैं। तो कथनी और करनी में फर्क अगर किसी को सीखना हो, देखना हो, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर झांके, एक चीज। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस पार्टी के 50 से ज्यादा एमएलए, एमपी और मंत्री उनके ऊपर बलात्कार के मुकदमे चल रहे हों जी, उस पार्टी का जब सत्ता में होगी तो वो किस तरीके का राज करेगी और उसमें महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी, जी, ये सुनिश्चित करना बाकी है। हम्म। आप देखिए कि बलात्कारियों को स्टेज की शान बनाना भारतीय जनता पार्टी में शुरुआत की गई इस प्रथा की, और जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी, महिलाओं को उनका हक दिलाने वाली पार्टी, सीएनआरसी के समय में जब महिलाएं बैठी हुई थी 2 डिग्री की ठंडक में आसमान के नीचे, तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि और मुस्लिम महिलाओं को उनके शौहरों ने चौराहों पे बैठा दिया है। और आप देखिए कि ये जो तारीख है, इस तारीख में एक ऐसा चीफ मिनिस्टर जो इतनी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करता हो, उसकी भाषा शैली, ये भारतीय जनता पार्टी का ही कैरेक्टर हो सकता है। मैं सीधी सी बात कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिन वादों के साथ आई थी, जिन दावों के साथ आई थी, सारे खोखले हैं। और आप ये देखिए, मणिपुर हो रहा होता है और उसके बाद प्रधानमंत्री चुप्पी साधे रहते हैं। हाथरस में रातों रात दलित की बेटी को पेट्रोल डाल के हिंदू रिवाज के खिलाफ जाके जला दिया जाता है क्योंकि साक्ष्य मिटाने होते हैं। और तमाम इस तरीके के मामलात रोज होते हैं। फतेहपुर आजमगढ़ में एसएचओ खुद बलात्कार कर लेता है, जो बलात्कार पीड़िता जो है वो जाके रिपोर्ट लिखाने वाली होती है। तो उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि इनके राज्य में महिलाएं सुरक्षित हैं, और सबसे बड़ा उदाहरण आपको मैं और देना चाहूंगी, जब ये रिजर्वेशन का एक ऐतिहासिक बिल लाने की बात कर रहे थे पार्लियामेंट में, उस वक्त में इनको अपने वहां की एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति को बुलाना इन्होंने मुनासिब नहीं समझा। 112 की महिलाएं अभी कुछ ही दिन पहले धरने पर बैठ रही हैं, जो इको गार्डन लखनऊ में आके सुबह से शाम तक भूखी प्यासी बैठी रहती, जिनकी नौकरी खा गई है। ठीक है। तो कुल मिला के इनका जो चेहरा है, मोहरा है, वो सबके सामने आ चुका है। ठीक है। देश की आधी आबादी आने वाले वक्त में बताएगी कि उसको क्या पृथ्वीराज जी करना है, और वो बिल्कुल ठीक है। पृथ्वीराज जी, चूंकि आप पुलिस सर्विस में रहे हैं, जाहिर तौर पर
अलग अलग ओहदों पर रहे हैं, अलग अलग वक्त पर। और ये जो क्राइम है मतलब अगेंस्ट वीमेन या महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम है, जो अपराध होते हैं, वो नई बात नहीं है। वक्त के साथ जो है इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी कम कभी ज्यादा। मगर अभी जब हम इस देश को देखते हैं कि भाई मतलब सब कहते हैं कि डेवलप्ड कंट्री है, ये डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रही है और राम राज्य आने की बात भी करते हैं, तमाम तरह की जो है बातें हो रही हैं और मतलब लिटरेसी रेट भी बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब पढ़े लिखों की तादाद कम हो रही है, बल्कि पढ़े लिखों की तादाद बढ़ रही है। नए नए तालीमी इदारे भी खुल रहे हैं, जो पुराने थे वहां पर भी बहुत सारे मतलब जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। मतलब कहीं कहीं अगर देखा जाए उस लेवल पर, फिर क्यों आज हमें इस बात पर जो है वो डिबेट करनी पड़ रही है, बात करनी पड़ रही है, चर्चा करनी पड़ रही है कि महिलाओं को कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे अपराधी जो है उन तक ना पहुंचे, या कैसे जो है अपराध मुक्त हम बनाए सोसाइटी को, जहां पर महिलाओं के खिलाफ जो है वो कोई केस ही ना आए। तो आपको क्या लगता है, एक पुलिस अधिकारी आप रहे हैं, उस नजरिए से कैसे देख रहे हैं आपको, क्यों इस तरह की घटनाओं में जो है वो बढ़ोतरी हुई है? असल वजह क्या नजर आती है आपको? देखिए, मैं पहले तो सबसे जो हमारे पैनलिस्ट हैं, हमारी महिलाएं हैं, सम्मानित महिलाएं जो 3 हैं आज की डिबेट पे, उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और हाल ही में जो एनसीआरबी के आंकड़े 2022 के जारी हुए थे, उन आंकड़ों के अनुसार देश में जितने भी हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिनमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, इन सब के विरुद्ध देश में अपराध बढ़े जी, अपराधों की दर बढ़ी है। तो आज हम बात केवल महिलाओं की कर रहे हैं, तो इसलिए हम महिलाओं पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो 4.5 लाख के करीब 2022 में महिलाओं के विरुद्ध अपराध दर्ज हुए हैं जी। और उसमें सबसे जो भारी परसेंटेज है 4,45,000 केसेस में, वो 31% है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं। ठीक है जी। हाँ। 19% उसमें जो है पति है, मतलब शौहर है, उनके रिश्तेदार हैं, उनके करीबी हैं, उन्होंने भी वो किया। बिल्कुल डोमेस्टिक वायलेंस जी जी, उसमें सब आता है। डोमेस्टिक वायलेंस आप समझते हैं इसका मतलब क्या है? घरेलू हिंसा। हाँ। तो और 19% जो है वो किडनैपिंग और अबडक्शन के केसेस हैं, और 7% जो टोटल महिलाओं के विरुद्ध अपराध हुए हैं 4,45,000 जी, उसमें से 7% जो है वो रेप के केसेस। और महिलाओं के विरुद्ध अपराध की दर को यदि देखें तो उसमें 1 लाख पॉपुलेशन के अंतर्गत 144 केसेस महिलाओं के विरुद्ध दिल्ली में हुए हैं जी, यानी कि और पूरे नेशनल की जो एवरेज है वो 66% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की दर जो है पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो हुई आंकड़ों की बात। हाँ। और हम ये जो डिबेट है आज हम फोकस कर रहे हैं जो बीएचयू में इंसिडेंट हुई है, जिसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेता भी शायद इन्वॉल्व हैं। ये तो पहले भी होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे नेता सामने आए हैं जिन्होंने आपराधिक गतिविधियों में जो है अपना एक चेहरा दिखाया है। लेकिन इसके साथ ही दूसरी घटना को हम बोल रहे हैं जिसको मैं 2 दिन से फॉलो कर रहा हूँ जी, क्योंकि मैं दलित कम्युनिटी से आता हूँ, तो मैं उसको बड़ा क्लोजली फॉलो करता हूँ। हाँ। बागपत में एक दलित महिला के साथ एक फैक्ट्री के मालिक ने छेड़छाड़ की, उसने विरोध किया, और वो पहले भी करता रहा है, उसके साथ छेड़छाड़ वो विरोध करती रही है। परसों जब उसके साथ इस तरह की छेड़छाड़ की घटना हुई दलित महिला के विरुद्ध, जो कि उनकी फैक्ट्री में काम करती है, जहां पे एक गन्ने का रस जो है उसको गर्म किया जाता है, गुड़ वगैरह बनाया जाता है जी, उन्होंने खोलते हुए गन्ने के रस के कढ़ाई में उस महिला को डाल फेंक दिया। और वो आज की तारीख में दिल्ली में एक बड़े अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में मनीषा वाल्मीकि की इस प्रकार जघन्य, उसके साथ एक मल्टीपल रेप हुआ, उसकी हत्या हुई, और किस प्रकार उस केस के ऊपर जो है वो लिपा पोती की गई, रात को 1 बजे उसकी लाश को जला दिया गया। हाँ। ये सारे मामले हैं जी। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये उत्तर प्रदेश, दिल्ली,
में ही फोकस नहीं है महिलाओं के विरुद्ध अपराध का। हाँ। अब बलात्कार के सबसे ज्यादा केसेस जो है वो राजस्थान में दर्ज हुए हैं, 5,500 से ज्यादा। उदयपुर की एक 10 साल की बच्ची थी, उदयपुर की एक 10 साल की बच्ची थी, उसका जो है वो रेप किया गया, उसके बाद उसको 10 टुकड़ों में जो है वो काट करके फेंक दिया गया। तो ये घटनाएं जो है मतलब शर्मसार करने वाली हैं, ये परेशान करने वाली हैं, झकझोर देने वाली हैं ये घटनाएं। बिल्कुल। तो हमारी बहन जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है वो कह रही थी कि हमारी संस्कृति, उन्होंने कुछ संस्कृत का श्लोक भी पढ़ा था शायद कोई, कि हमारी संस्कृति जो है महिलाओं का सम्मान करती है। तो ये ऐसी सी बातें जो है इस प्रकार की राम राज्य वगैरह की बातें मेरे ख्याल टीवी डिबेट में ना की जाए तो अच्छा है, क्योंकि भारत जो है एक संवैधानिक राष्ट्र है, यहाँ राम राज्य वगैरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। और हमारी संस्कृति अगर अच्छी होती, इतनी धुरंधर होती, इतनी गौरवशाली होती, तो ये 31% जो अपराध डोमेस्टिक वायलेंस के हैं ये तो संस्कृति से ही संबंधित है। बिल्कुल। हमारी संस्कृति क्या कह रही है, इससे रिफ्लेक्ट होता है कि हम क्योंकि हुकूमतें सब जगह जाकर के तो, पुलिस सब जगह जाकर के तो काम कर नहीं सकती। जाहिर तौर पर अगर 31% जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस है तो ये सवाल सोसाइटी के ऊपर भी जो है वो खड़ा होता है। बिल्कुल सच बात है आपकी, सोसाइटी के ऊपर ये सवाल है, बिल्कुल सही है। डॉली शर्मा जी, इस मुल्क में इस वक्त बुलडोजर पॉलिटिक्स चल रही है, और बुलडोजर पॉलिटिक्स की शुरुआत अगर हम देखें मोटे तौर पर तो वो उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। और वही उत्तर प्रदेश है जहां पर एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि बलात्कार के बाद कत्ल कर दिए गए मामलों में भी यूपी नंबर 1 है, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में भी नंबर 1 है, और यही नहीं, जो बच्चों के खिलाफ यौन अपराध हैं उसमें भी जो है वो यूपी कहीं पीछे नहीं है। क्या कहा जाए, ये इसको किसका फेल्योर माना जाएगा? सोसाइटी का फेल्योर है, हुकूमत का फेल्योर है, या सिस्टम का फेल्योर है, या मतलब जो कानून का डर है, खौफ है, वो खत्म हो चुका है, या फिर पॉलिटिकल संरक्षण मिलता है कहीं ना कहीं? मतलब सियासत अगर साथ है तो लगता है अपराधी को कि मैं तो फला पार्टी से हूं, मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, इसलिए जो करना है कर लो, कोई कुछ नहीं कहेगा। देखिए, ये पूरा का पूरा सरकार का फेलियर है, सिस्टम का फेलियर है, क्योंकि अपराध के मामले में, महिलाओं के साथ अपराध के मामले में तो यूपी नंबर 1 पे है ही। हाँ। लेकिन खुले तौर पर जिस तरीके से अपराधियों को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी दे रही है, हाँ, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप मोनू जो मिश्रा जो टैनी जी के बेटे, किस तरीके से किसानों को रौंदने के बाद यूपी पुलिस उनको चाय पिला रही है जेल में, और उसके बाद वो लोग उनको खुले तौर पर धमकी दी, किसानों को खुले तौर पर धमकी दी, जो गवाही देने वाले लोग थे परिवार, उनको धमकियां मिली। लगातार उसको किस तरीके से बचाने का प्रयास इस सरकार में हुआ। उनके पिता आज भी आप देखेंगे संसद में अमित शाह जी के पीछे बैठे हुए होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जिस तरीके से 60 दिन इन बीएचयू के लड़कों को बचाया गया, आप देखिए जिस तरीके से हाथरस मामले में डीएम ने आनंद फानन में खुले तौर पर डीएम ने, आपने देखा, उस लड़की के घर को छावनी बना दिया और केरोसिन से लड़की के शव को जलवा दिया, अंतिम संस्कार का अधिकार तक उस परिवार को नहीं दिया। इसी तरीके से सेम आप देखिए, एक लड़की को योगी आदित्यनाथ के घर आग लगानी पड़ी अपने आप को उन्नाव के बलात्कार कांड में, कि एफआईआर नहीं रजिस्टर हो रही थी। उसके पिता पर अनर्गल केस लगाकर उसको पीट पीट कर मार दिया गया, उसका पूरा परिवार एक्सीडेंट करके बाकी परिवार मारा गया। ये जो केसेस हो रहे हैं और जहां सरकार का संरक्षण इन लोगों को मिल रहा है, ये साफ तौर पर ये बता रहा है कि जिनका सरकार में पैठ है उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और रही बात बुलडोजर पॉलिटिक्स की जो आपने बात की, तो देखिए कई हजार घर तोड़ दिए गए बुलडोजर से, जहां पुश्तों की पुश्तें उत्तर प्रदेश में रह रही थी, बिलक रहे थे, तड़प रहे थे, लेकिन वो बुलडोजर हमने अजय मिश्रा टैनी के घर जाते नहीं देखा, हमने ब्रजभूषण शरण सिंह के घर जाते नहीं देखा, हमने इन 3 ये जो के गन पॉइंट पर रेप करने वाले इनके घर जाते नहीं देखा, चिन्मय आनंद के घर जाते नहीं देखा। हमने ऐसे किसी भी अपराधी के घर बुलडोजर हमने सेंगर के घर बुलडोजर जाते नहीं देखा। तो ये साफ तौर पर है कि अमित शाह जी ने कहा दूरबीन से ढूंढने से भी अपराधी नहीं मिलता, लेकिन दूरबीन से ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, अपराधियों को बगल में लेके बैठे अमित शाह जी, तो दूरबीन की क्या जरूरत है? अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी आज, और जवाबदेही तो सरकार की है और तय करनी पड़ेगी। और सवाल इनसे पूछना पड़ेगा कि ये बुलडोजर आखिर अपराधियों के घर, ऐसे बलात्कारियों के घर क्यों नहीं पहुंच रहे? प्रीति शेखर जी, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हाँ बिल्कुल डॉली शर्मा जी जो सवाल उठा रही है वो वैलिड सवाल है भाई, कि आपका बुलडोजर जो है फिर वो
वो शक्ल देख करके या सामने वाले का मतलब वो किस आइडियोलॉजी का है या किस पॉलिटिकल पार्टी का है उसको देख करके क्यों चलता है? अपराधी है तो चलाइए ना फिर। और सवाल ये भी है कि जहां पर योगी आदित्यनाथ हैं और वो कहते हैं कि अगर मैं हूं तो फिर अपराधी का यहां काम नहीं है, या तो मैं रहूंगा या अपराधी रहेंगे, ठीक है साहब, जमीन के अंदर गाड़ देंगे। तो फिर ये अपराध तो अगर महिलाओं के खिलाफ इस कदर हो रहे हैं, मतलब जो है वो ये फिर होगा क्या? मतलब फिर कहां चला जाता है वो बुलडोजर? क्या पॉलिटिक्स जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है? मतलब क्या फिर वो पॉलिटिक्स होती है कि भाई आप जो है गुना भाग में लग जाते हैं कि अगर इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, फला के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो कहीं हमारा जो है वोट बैंक पॉलिटिक्स पे जो है यानी वोट बैंक पे तो फर्क नहीं पड़ रहा है? देखिए, अभी अपराधियों को सजा देने के मामले में यदि पूरे देश में कोई भी प्रदेश और वहां की सरकार यदि आगे है तो उत्तर प्रदेश है। और उसके उत्तर प्रदेश सरकार के बुलडोजर से तो लोग ऐसे आतंकित हैं कि लोग जेल से निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो जेल में ही रहें। ये सरकार की जो न्याय प्रणाली है उससे अपराधियों के मन में दहशत है, तो वो उत्तर प्रदेश में है। हमारी साथी कांग्रेस के प्रवक्ता अन्य राज्यों के नाम गिना रही थी, लेकिन कर्नाटक जैसे कांग्रेस शासित राज्य में जहां पर उनके सत्ता से संरक्षित जिनकी पार्टी वहां पर चल रही है, जिनके सहयोग से आज वहां पर काइंडली आप मेरी बातों को सुनिए, आपकी बातों को हमने सुना, ध्यानपूर्वक सुना, अपना धैर्य बनाइए और मेरी बातें वापस सुनिए। आपकी पूरी बातों को हमने सुन लिया, फिर आप धैर्य बनाइए, आपकी बात सुनिए। मैं एंकर वहां एक एक करके डोली जी सुन लीजिए उनको भी। डोली जी मैं आपके पास ही आऊंगा, एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, एक बार प्रीति जी को सुन लीजिए। नहीं, इनको जब आप इनको दिखाने लगेंगे तो बीच में बोल जाएंगे। अब प्रियंका की नहीं चली, अभी प्रवक्ता ने अभी सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में तो अभी हमारी सरकार बनी है और सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना राजस्थान में ही हुई। कहाँ कौन थी पहले, इससे पहले कौन थे सत्ता में और सरकार में? राजस्थान में कौन थे बताइए, कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया। और इनको नहीं याद आएगा जो पश्चिम बंगाल में जो चुनाव लड़ी हुई महिलाएं हैं, आपकी महिलाएं हैं, महिला कर्जा को उठाया जाता है, आपको बोलने का शासन पूरे देश होता है महिलाओं के लिए इनके नाते आपके बातों को आपसे बैठ इससे आप सुनिए मेरी बातों को। आपके पास ना तो धैर्य है और ना तो गरिमा है और ना तो मर्यादा के सामने बैठने की कैसी बात करें, बीच में कुछ बात अरे आपको अन्य आपको बड़ा बुरा लगता है। बहुत आश्चर्य हुआ कि प्रवक्ता महोदय क्या कहते एक एक करके बोलेंगे, मेरा ख्याल के ज्यादा जो है वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमें बात सुननी है, बात का बतंगड़ नहीं बनाना है बल्कि मसले का हल निकालना है। इसीलिए अगर एक एक करके बोलेंगे तो मेरा ख्याल के ज्यादा जो है वो सही रहेगा। सुमैया राणा जी आप बताइए, मतलब बहुत सारी बातें जो है हम अक्सर सुनते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर की पॉलिटिक्स है, क्या जो अपराधी हैं, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले हैं, उनको उस बुलडोजर का भी खौफ नहीं रहा? क्या लगता है और इसकी वजह क्या है? फिर अगर उनके अंदर खौफ नहीं है तो फिर वजह क्या है? मतलब क्या उनको लगता है कि उनके साथ है, एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके साथ है? आप बिल्कुल देखिए, जो एक माइंडसेट है कि जब हमारे आका, उनमें से बहुत सारे आका ऐसे हैं जो खुद इसी में लिप्त रहे हैं, जिनके ऊपर ढेरों मुकदमे हैं बलात्कार के, उनके संरक्षण में बलात्कारियों को सम्मानित किया जाता होगा। तो ऐसे में जो अपराधी होते हैं या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके हौसले बुलंद रहते हैं, और ये जब हौसले बुलंद होते हैं तब इस तरीके की वारदात करना आसान हो जाता है। रही बात बुलडोजर की बात, आप अगर लखनऊ के भी पिछले दिनों अकबर नगर का नजारा आप देख ले तो दिल दहल जाता कि एक काम करने वाली, घर घर काम करने वाले लोग, जो बाई का काम करती हैं महिलाएं, वो वहां पे किस तरीके से रोजी रोटी जोड़ के उन्होंने एक आशियाना पूरी जिंदगी में दादे परदादों ने बनाया, और 1 मिनट के अंदर आप नाले की सफाई सौंदर्यीकरण के नाम पे और जानवरों के नाइट सफारी के नाम पे आप इंसानों की रिहाइश को खत्म करने पर तुले हैं।
ये यहाँ की न्यायपालिका को तय करना होगा कि संविधान और कानून किसकी सुरक्षा के लिए बना है, इंसानों की या जानवर की। सबसे पहली चीज ये, और प्राथमिकता क्या है। ये एक बहुत लंबी बहस का मुद्दा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी एक 1.5 साल पहले तकरीबन इसी तरीके की एक जघन्य अपराध सरकार ने किया था, जब कानपुर के बर्रा में एक ब्राह्मण महिला और उनकी बुलडोजिंग करते समय उनकी डेथ हो गई थी। आप ये देखिए कि किस तरीके से ये इंसानियत को कत्ल कर रहे हैं, इंसानियत को शर्मसार भी कर रहे हैं, और इन पर कोई किसी किस्म की लगाम नहीं है। तो जब सरकार बेलगाम हो सकती है तो आपराधिक लोग तो बेलगाम होना तय है। अब वो अपराध महिलाओं के खिलाफ करें, बुजुर्गों के खिलाफ करें, या किसी समाज में रहने वाले के खिलाफ करें, और सबसे ज्यादा भुगतना महिलाओं को पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें पॉलिटिकल लीडर्स की, तो अगर हम विधायकों की बात करें, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है अलग अलग सूबों की, उनकी बात करें तो 4000 से ज्यादा विधायक हैं, 4001, और तकरीबन 28% जो हैं वो ऐसे रुकन असेंबली हैं, एमएलएज हैं, जिनके ऊपर अलग अलग जो है वो धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। और कई लोगों पे देखा होगा, जैसे आपने उत्तर प्रदेश के भी अभी हाल ही में जो है एक विधायक को सजा हुई है मतलब रेप के मामले में। तो यानी पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो भी उनके ऊपर भी बहुत सारे आपराधिक मामले हैं, महिलाओं के खिलाफ भी कई सारों के जो है वो मामले आते हैं। तो यानी अगर सियासी निजाम ही, सियासी सिस्टम ही गड़बड़ है, पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने लीडर्स को, ऐसे लीडर्स को जो है वो मैदान में उतारती हैं जिनके खिलाफ जो है वो आपराधिक मामले पहले से हैं, तो जाहिर तौर पर वो उसका असर जो है वो समाज पर भी पड़ता है कहीं ना कहीं, और फिर वो अपराधों की जो तादाद है, जो क्राइम की जो तादाद है, संख्या, वो लगातार बढ़ती रहती है। आपको क्या लगता है पृथ्वीराज जी, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, क्या हम इसी को जो है वो कसूरवार ठहराएं? क्या पॉलिटिकल सिस्टम को ही जो है हम मान लें कि सारी कमी जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम में ही है, सियासी निजाम में ही है? एक तो मैं आपको थोड़ी सी अपने सभी दर्शकों की सूचना के लिए ये बताना चाहता हूं जी कि हमारे देश में, हमारे गौरवशाली देश में, जो लॉ एंड ऑर्डर का जो सब्जेक्ट है वो स्टेट सब्जेक्ट है जी, वो सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है। हाँ। स्टेट सब्जेक्ट है। और दुर्भाग्यवश हमारे देश में एक पिछले 10-12 साल से एक परंपरा चल पड़ी है कि ज्यादातर राज्यों में जो है वो रेगुलर डीजीपी लगाने की जो एक प्रक्रिया होती है, संवैधानिक प्रक्रिया होती है, प्रशासनिक प्रक्रिया होती है, उसको दरकिनार करके एड हॉक पे कुछ लोगों को डीजीपी के पद का चार्ज दिया जा रहा है। हाँ। ये इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं, इस तरह की जो गलत परंपराएं हैं, वो उत्तर प्रदेश में है। इसी तरह की गलत परंपरा पंजाब में है। हाँ। इसी तरह की गलत परंपरा राजस्थान में भी अभी हाल ही में पड़ रहा था, नई सरकार बनी है जी, वहां पे भी एक एडिशनल डीजी को जो है एड हॉक का चार्ज दिया गया है। बिहार में हो चुका है यही, इसी तरह की परंपरा झारखंड में हो चुकी है, बंगाल में हो चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि इससे ये रिफ्लेक्शन हो चुकी है, जो आप बात कह रहे हैं कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो राजनीति में अपनी पैठ जमा चुके हैं, सभी पार्टियों में मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी मौजूद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी शासन में है, प्रशासन में है, इसलिए उनके जो नेता हैं जब भी वो कोई अपराध करते हैं तो फोकस में आ जाते हैं। लेकिन कोई भी पार्टी इस आपराधिक प्रवृत्ति से अछूती नहीं है। तो ये जो लोग हैं, क्योंकि इनकी पार्टियों में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो है वो पूरी तरह से अपने पैर जमा चुके हैं, इसलिए इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सुधारने में। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, अभी दिल्ली का एग्जांपल है, मान लो दिल्ली में जो रेगुलर जो यूटी कैडर के, यानी कि यूनियन टेरिटरी कैडर के जो आईपीएस अधिकारी हैं, उनको कमिश्नर ही नहीं लगाया जा रहा है, उनको चांस नहीं मिला। हाँ। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी जो है दिल्ली में या दूसरी यूनियन टेरिटरीज में गुजारी है। वो बेचारे अपनी प्रमोशन को तरस रहे हैं। एक मिस्टर अस्थाना थे, रिटायरमेंट से पहले गुजरात कैडर के थे, सुना है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भी बड़े नजदीकी हैं, ठीक है, 2 दिन पहले रिटायरमेंट। अच्छा, नहीं, देखिए ठीक है आपकी बात, मगर मेरा इसमें यह कहना है, मेरा सवाल कुछ और था, आप किसी दूसरी जगह उसको लेकर के गए। मेरा सवाल यह है कि
चूंकि पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर भी बहुत सारे आपराधिक मामले हैं और सियासी संरक्षण मिलता है, मतलब राजनीतिक संरक्षण मिलता है, तो वो एक और बात रहती है। आप कह रहे हैं कि अपनी मर्जी के लोग या अपनी पसंद के लोग जो है वो हुकूमतें लाती हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या फिर मतलब दूसरे लोग। तो कोई भी आएगा तो अधिकारी ही ना, और अधिकारी का फर्ज है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखे। वो तो उसका मसला है ना भाई, वो अगर किसी को मतलब सर्विस के बाहर के आदमी को नहीं ला रहे हैं ना, तो हाँ, इसको गलत समझ रहे हैं। जो रेगुलर डीजी होता है उसका मिनिमम पीरियड 2 साल का होता है। हाँ, उसको आप 2 साल तक तो आप कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से जो अधिकारियों को लाते हैं तो उसका भी असर पड़ता है और वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में दिक्कत आती है, वो नहीं कर पाते। अरीबा खान कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बिल्कुल ठीक है, अरीबा खान हमारे साथ हैं। अरीबा जी, सबसे पहले आपका इस्तकबाल है। मुल्क में हम देख रहे हैं कि तकरीबन वो जब भी रिपोर्ट्स आती हैं एनसीआरबी की या दूसरी जो है वो एजेंसीज अपनी रिपोर्ट पेश करती हैं, तो जो ख्वातीन के खिलाफ क्राइम रेट है वो लगातार वो बढ़ रहा है, और उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, दिल्ली नंबर 2 पर है, और दिल्ली जो है वो दारुल हुकूमत है इस मुल्क की। और सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि जो मेट्रो सिटीज हैं इस मतलब देश के अंदर अलग अलग बड़े जो मतलब बड़े शहर हैं, वहां पर भी क्राइम रेट वो कम नहीं हो रहा है। यानी बड़े शहरों की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, मेट्रो सिटीज की बात इसलिए कर रहा हूं, दारुल हुकूमत की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसा माना जाता है ज्यादातर जो है सभ्य लोग, पढ़े लिखे लोग, तालीम याफ्ता लोग जो है वो इन्हीं शहरों में रहते हैं। जब यहां से भी ऐसे रिपोर्ट्स आएंगी, जब यहां पर भी जो है ऐसे केस होंगे, तो मतलब क्या कहेंगे, और उसके ऊपर पॉलिटिक्स भी वो लगातार होती है। तो कसूरवार कौन है, जिम्मेदार कौन है इन तमाम मामलों का? सियासत है, सिस्टम है, या फिर सोसाइटी? देखिए, जैसे कि अभी एक रिसेंट अभी केस आया है, हमारे साथ एक थोड़ा सा इशू ये है कि जो भी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो हाईलाइट हो जाते हैं, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे देखें तो ये नंबर्स बहुत हाई हैं डेली बेसिस पे, चाहे वो रेप केसेस हो, चाहे वो मॉलेस्टेशन केसेस हो। और एक बात और कि ये वो केसेस हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो जिनकी एफआईआर हुई है, जिनकी एफआईआर ही नहीं होती, जो पुलिस तक पहुंच ही नहीं रख पाते या नहीं पहुंच पाते शर्म की वजह से या किसी पैसे की वजह से या किसी और वजह से। अब आप देखिए वो कितने केसेस ऐसे होंगे। बिल्कुल, बहुत नंबर बहुत बड़ा है उन केसेस का जो अनरिपोर्टेड जाते हैं, जो लड़कियां शर्म में बता नहीं पाती हैं या फैमिली प्रेशर में उनको रिपोर्ट नहीं किया जाता है। बहुत बड़ा एक तादाद उन केसेस की भी है, लेकिन सरप्राइजिंगली जो केसेस रिपोर्ट होते हैं उनके भी नंबर्स अस्टॉनिशिंगली हाई हैं, वो भी कोई कम नहीं है नंबर। और एक पैटर्न पिछले कुछ सालों में, पिछले 10 सालों में एक पैटर्न आप देख रहे होंगे कि बहुत हद तक जो परपेट्रेटर्स हैं, जो इन क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं, वो कहीं ना कहीं आज की तारीख में सत्ता के लोगों से रिलेटेड है। आप चाहे रेसलिंग फेडरेशन का एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, जो ब्रिजभूषण जी का केस आया सामने, किस तरह से फीमेल रेसलर्स को महीनों तक मॉलेस्ट किया गया। चाहे आप बेटीज बानो के रेपिस्ट को जब रिलीज करा गया, बीच तो इस्तकबाल किया गया, मिठाइयां बांटी गई, तो जाहिर तौर पर क्या मैसेज जाएगा? मिठाइयां बांटी गई, उनको स्टेज पे इस्तकबाल किया गया, उनको वेलकम किया गया, उनको फेलिसिटेट किया गया। चाहे आप मणिपुर का मुद्दा उठा लीजिए, मणिपुर में महीनों से औरतों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, जो रेप हो रहे हैं उनको न्यूड परेड कराया गया पब्लिकली। तो आप ये देखिए कि एक सिस्टम बन गया है। उसका रीजन ये है कि जो परपेट्रेटर्स हैं, जो मुल्ज़िम, उनके ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होती, उनके सरों पे हाथ होते हैं मंत्रियों के, विधायकों के, जो सत्ता पक्ष के हैं, और उनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दी जाती है सरकार की तरफ से। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ये रेप केसेस और ये मॉलेस्टेशन और हैरेसमेंट के केसेस दिन ब दिन आप बढ़ोतरी ही देख रहे हैं उसमें। जी बिल्कुल ठीक है। ये बताइए प्रीति जी, जाहिर तौर पर ये सियासत है, और अगर जिस सूबे में अगर आपकी पार्टी की हुकूमत नहीं है, वहां पर क्राइम बढ़ रहा है, तो वहां पर पता चलता है कि बीजेपी के लोग आवाज उठाते हैं उसके खिलाफ। और अगर बीजेपी की हुकूमत में ऐसा हो रहा है तो कांग्रेस के लोग या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो है वो सामने आते हैं। क्यों ऐसा नहीं होता? क्यों ऐसा नहीं होता कि वीमेन कमीशन है, वो हमने देखा है, नेशनल वीमेन कमीशन है, वो भी कहीं ना कहीं मुतासिर रहती है उस पार्टी से जिसकी हुकूमत होती है या जिस पार्टी से वो उनका ताल्लुक होता है, और वो फिर खामोश रहती है उन तमाम मसलों पर जिस स्टेट में उनकी पार्टी की हुकूमत होती है। तो जो विमेन कमीशन है वो भी खामोश रहती है।
जाहिर तौर पर फिर मतलब जो मजलूम है वो जाएगा कहां, जिसके खिलाफ ज्यादती हुई है, जिसके साथ अपराध हुआ है वो कहां जाएगा? क्योंकि कोर्ट के अंदर भी मामले जो है वो लंबे वक्त तक लंबित रहते हैं, वहां पर भी जो है बहुत बहुत सारे मसले मसाइल हैं, मतलब बहुत सारी इश्यूज हैं वहां पर भी। तो पॉलिटिक्स भी हो रही है, फिर उसको वक्त पर जो है इंसाफ भी नहीं मिल रहा है। और एक थोड़ी देर पहले ये बात भी आई थी, कई सारे ऐसे किस्से हमने अलग अलग सूबों में देखे हैं कि पुलिस से जो है वो मदद मांगने जाते हैं तो पुलिस जो है कई बार पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाती है गलत कामों में। तो जाए कहां, जो मजलूम है वो कहां जाए, किसके पास जाए? और ये पॉलिटिक्स कैसे बंद हो सकती है ऐसे मसलों पर, सियासत कैसे बंद हो? देखिए, सबसे पहली बात तो इस देश में अभी तक जो सबसे ज्यादा शासनकाल रहा है वो कांग्रेस का रहा है, और उन्होंने जो परिपाटी प्रारंभ करी उसको भारतीय जनता पार्टी मेरी बात तोड़ने का प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश में जो है वो, उत्तर प्रदेश में, सुन लीजिए मेरी बात को, सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो है वो तकरीबन 7 साल हो गए हैं और मरकज में यानी केंद्र में तकरीबन 10 साल होने वाले हैं। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें वहां पर तकरीबन मतलब 20 साल से ज्यादा हो गए। गुजरात की बात करें, गुजरात में भी क्राइम रेट जो है वो कम है नहीं। महाराष्ट्र में भी आपकी पार्टी की हुकूमत है। तो इस देखिए ये छोड़ दीजिए इस बात को कि भाई ये कितने दिन तक हुकूमत की है। अगर कुछ कमियां नहीं रही होती तो 2014 में जो है मोदी जी को थोड़ा चिंतित देश की जनता। उसी का मैं जवाब दे रही हूँ। आपके सवाल ये थे कि चाहे वुमेन कमीशन जो है, नेशनल वुमेन कमीशन की बात आपने करी, और आपने ये कहा कि जहाँ पर सत्ता, भाई आप सबसे अलग हो इसलिए तो लोगों ने चुना आपको, इसलिए मौका दिया आपको, क्या होता आया था। सत्ता के संरक्षण की बात आपने कही, तो मैं उसको पास्ट से रिलेट कर रही हूँ मैं, और अभी जो वर्तमान की स्थिति में हमेशा से कर रही हूँ। मैंने पहले भी कहा, शुरुआती में भी कहा मैंने कि कभी भी महिलाओं के साथ अपराध को किसी पॉलिटिकल चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं होती। कहीं पर भी अगर महिलाओं के साथ अपराध अगर हो रहे हैं तो उसमें सभी पार्टियों को एकजुट होकर उसका विरोध करना चाहिए, और उसके जो अपराधी हैं उस कृत्य के खिलाफ लोगों को एकजुट होकर कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। मैं एक बात आपको बिल्कुल ईमानदारी से कहना चाहती हूँ कि अभी जो आंकड़े जो आए उसमें आपने देखा होगा कि उसमें परिवार, उनके रिश्तेदार, आस पड़ोस से रिलेटेड ज्यादा घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही हैं, जो उनके ही रहने वाले लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए सोचा। उनको आपने बहुत अखबारों में लगातार खबरें आती थी कि शौच के लिए महिलाएं गई, उनके साथ बलात्कार हो गया। तो महिलाओं को इज्जत घर से नवाजा हमारे प्रधानमंत्री जी ने। आज उनके घरों में शौचालय, उनको शौच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है, और उसके कारण अपराध में घटोतरी हुई है पहले की अपेक्षा। उन मामलों में कि शौच के लिए गई और उनके साथ ऐसा हो गया, इस मामलों में कमी आई। यानी कि सरकार संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है कि लकड़ी बीनने गई आदिवासी महिलाएं, उनके साथ रेप हो गया तो हमारी सरकार ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से उनको घर बैठे उनको गैस चूल्हा सिलेंडर प्रोवाइड कराया। क्या आप घर में बैठ के आप इत्मीनान से आप खाना बनाओ, आप धुएं से अपने आप न लाल करो और न आपके साथ कोई घटनाएं घटित हो। तो केंद्र सरकार लगातार मुस्तैदी से महिलाओं के सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। 2021 के मुकाबले 2022 के जो आंकड़े हैं 4% से जो है वो बढ़ जाते हैं। तो जाहिर तौर पर इतने कदम उठाने के बाद भी आप ये कह रही हैं कि कदम तो उठाए गए हैं मगर उसका असर जो है वो दिखना चाहिए था। फिर 4% की जो है वो उछाल नहीं आना चाहिए था, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वो नहीं होना चाहिए था। पृथ्वीराज जी, आपको तरीके क्या लगते हैं? क्योंकि देखिए पॉलिटिकल संरक्षण की भी बात हो गई है, सिस्टम की भी बात हो गई है। भाई सिस्टम भी जो है वो कहीं ना कहीं आपने कहा कि वो उनको उतना तजुर्बा होता नहीं, जो अधिकारी अपने मतलब मन मुताबिक लाती हैं, फिर जो है पॉलिटिकल लीडरशिप लाती हैं। तो तौर तरीके क्या हो सकते हैं? मतलब अपराधों में कमी लाने की जिम्मेदारी तो जाहिर तौर पर वो सभी की है। सिस्टम अपना काम करता है, हुकूमत अपना काम करती है, मगर सिविल सोसाइटी भी है, मजहबी रहनुमा भी है, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की बात होती है, मजहब की बात के ऊपर तमाम लोग मतलब जो है वो सब लोग जो है बयानबाजी करने लगते हैं। मगर अपराध जो अपराधिक हैं, इस तरह के जो अपराध करने वाले हैं महिला के खिलाफ, उसके खिलाफ ना तो कोई मतलब हमने देखा कि कोई बहुत बड़ा जो है वो जलसा जुलूस होता, ना कोई एहतजाज होता, ना कोई धरना प्रदर्शन, ना कोई बड़ी बयानबाजी। तो क्या मजहबी रहनुमाओं का जो है इसमें रोल है? क्या सिविल सोसाइटी का रोल है? और क्या दूसरे लोगों का रोल है? कैसे जो है हालात को वो बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए, इसमें जो मुख्य जो रोल है जी, वो तो हमारे जो एग्जीक्यूटिव है, जिसमें कि हमारे मंत्री महोदय जी आते हैं, प्रधानमंत्री जी आते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं जी, और जो IAS IPS अधिकारी आते हैं, दूसरे अधिकारी आते हैं। मुख्य रोल तो इन व्यवस्थाओं को मजबूत करने में इन्हीं का ही है।
लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे कि देश में खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि एक जो ये पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक क्रिमिनल नेक्सस एक बनता जा रहा है जी। ब्यूरोक्रेट जो है अपनी पोस्टिंग के लिए, अपनी प्रमोशंस के लिए, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए वो जो है राजनीतिज्ञों के तलवे चाटने में लगे हुए हैं। और जो 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 इसी प्रकार जो क्रिमिनल्स हैं वो जो क्राइम से जो पैसा वो कमा रहे हैं, ड्रग्स है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, दूसरे बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जो वो पैसा कमा रहे हैं वो पॉलिटिशियंस को इलेक्शन में लगाने के लिए देते हैं। तो ये एक नेक्सस बन गया है। तो मतलब कहने का ये है कि इसको तो कोई एक अच्छे राजनीतिज्ञ जब सत्ता में आएंगे, जो रिफॉर्म को, प्रोफेशनलिज्म को मजबूत करें, हमारी व्यवस्थाओं को मजबूत करें, जिससे कि हमारी व्यवस्थाएं इस देश के कानून को चलाएं, ना कि कोई व्यक्तिगत राजनीतिज्ञ चलाए। आपने बुलडोजर पॉलिटिक्स की बात करी, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इस देश का संविधान बनाया था तो उन्होंने अपनी राइटिंग और स्पीचेस में कहा था कि हमारे देश की जो कल्चर है वो बेसिकली अनडेमोक्रेटिक है, अप्रजातांत्रिक है कल्चर। तो इस देश में हम प्रजातांत्रिक संविधान लागू कर रहे हैं, लेकिन ये संविधान इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि हमारी जड़ें और हमारी जो तथाकथित गौरवशाली संस्कृति जो है वो अप्रजातांत्रिक ढांचे पर खड़ी है। उसमें वक्त लगेगा, मगर 78 साल हो गए साहब, 78 साल हो गए इस मुल्क को आजाद किए हुए। मेरा एक सवाल और है यहाँ पर, देखिए मैं बिल्कुल, हाँ मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मेरा सवाल आपसे। ये जो बुलडोजर पॉलिटिक्स है, ये उसी धक्काशाही का, उस गौरवशाली संस्कृति का ही एक उद्गम है जो इस देश में आज की तारीख में लागू और जो इंपोर्ट किया गया है, ये हिंदुस्तानी कल्चर का हिस्सा नहीं है, ना ही यहाँ के सिस्टम को ठीक करने के लिए बुलडोजर की जरूरत है। ये जो है वो इंपोर्ट किया गया है, ये सारी दुनिया जानती है। मेरा एक सवाल और है आपसे, हाँ मेरा एक सवाल और है आपसे, चूंकि पुलिस अधिकारी रहे हैं, एक सूबे के जो है वो मतलब डीजीपी आप रहे हैं, तो हमने देखा दो सूबों की अगर मैं बात करूं, तेलंगाना की और उत्तर प्रदेश की, वहां पर बलात्कार हुए थे, ठीक है साहब, अलग अलग वक्त में, और एनकाउंटर उनका कर दिया गया था और उसके ऊपर सवाल भी उठे थे, ठीक है। तो एनकाउंटर करने के बाद भी अपराध जो मतलब एक सबक होता है ना कि भाई, और जो निर्भया केस के जो जितने भी दोषी थे उनको क्या सजा हुई सबके सामने है, ठीक है, वो भी एक जो है नजीर पेश करने की कोशिश की गई थी। तो हुकूमतें ऐसा कोशिश करती हैं, कई बार पुलिस अपने लेवल पर या फिर जो है हुकूमत के इशारे पर काम करती है, मैसेज देने की कोशिश करती है या खौफ पैदा करने की कोशिश करती है, मगर अफसोस की बात यही है कि क्यों आखिर ऐसा जो है ये खौफ क्यों अपराधियों में नहीं बन पा रहा, या क्यों अपराध करने वाले जो है वो बेखौफ हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब जो एनकाउंटर करना भी जो है वो फेल हो गया, एनकाउंटर भी किए गए हैं, मतलब तो ये तो एक बड़ा सवाल है ना पुलिस की कार्यशैली पर भी, उनके काम करने के तौर तरीकों पर भी। नहीं, देखिए जो इस दुनिया के जो विकसित देश हैं जी, कनाडा है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, क्या वहां कोई एनकाउंटर कल्चर है क्या? लेकिन जब हमारे देश के बड़े बड़े जो यहाँ पर कानून को धत्ता बताकर चलते हैं, जब वहां पर जाते हैं, घूमने जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं या किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम में जाते हैं, तो वहां सब लोग कानून का पालन करते हैं, हमारे देश के लोग जी, और रेड लाइट को भी वायलेट नहीं करते। क्यों? वहां पे कोई एनकाउंटर कल्चर थोड़ी है। वहां की सिस्टम, वहां की जो सिस्टम बहुत मजबूत है, और सिस्टम मजबूत करने के लिए पॉलिटिकल जो है वो होनी चाहिए एक तरीके से ना, मतलब इच्छा शक्ति जिसको कहते हैं, विल पावर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सुमैया राणा जी, आखिर में क्या कहेंगे, ये जो चीजें हैं, ये मतलब आप एक ऐसे घर से भी हैं कि आपके वालिद जो है एक बड़े शायर हैं इस मुल्क के, सब उनको जानते हैं, समाज को लेकर भी, सियासत को लेकर के भी, सिस्टम को लेकर के भी उन्होंने अलग अलग वक्त में जो है वो कलाम पेश किए हैं। क्या कहेंगे, वो भी कई बार जो है उनका भी दर्द छलकता होगा। क्या तौर तरीके हो सकते हैं ये अपराधियों के मन के अंदर, वो जो बुलडोजर, चूंकि मैं यूपी की बात कर रहा हूं तो जाहिर तौर पर आप यूपी से हैं तो बुलडोजर पॉलिटिक्स वहां पर है, तो वो जो खौफ है, वो जो पुलिस का इकबाल है, या वो जो एक सभ्य समाज है, वो कैसे बन पाए? तो वो तो देखिए जो हमारी जो पुलिस सुमैया जी और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो उसमें पुलिस भी है, उसमें जो है वो बार है, सरकारी वकील हैं, प्रिजन्स हैं, जुडिशरी है,
हाँ। इन व्यवस्थाओं में जो बड़े पैमाने पर हाई लेवल ठीक है प्रोफेशनल, सुमैया जी मेरी आवाज आ रही है आपको? सुमैया राणा जी हाँ मेरी आवाज आ रही है, हाँ, आ रही है। ठीक है सर पृथ्वीराज जी, सुमैया जी के पास में जा रहा हूं, क्या जो है फाइनल रिमार्क्स होंगे, कैसे जो है ये जो इतने क्राइम बढ़ रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, जाहिर तौर पर ये ना तो समाज के लिए अच्छे हैं और ना इस मुल्क के लिए, चूंकि बहुत सारे सवाल उठते हैं। फिर क्या कुछ तौर तरीके हो सकते हैं जिन्हें अपनाकर अपराधों में कमी लाई जा सकती है? हुकूमत अपना काम करे मगर हम सब मिल करके सिविल सोसाइटी वो क्या कर सकती है? इसमें एक कानून बन रखे हैं पहले से महिला सुरक्षा के लिए, उनका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अगर बनी हैं और उनमें जो मुकदमे हैं उनको जितनी जल्दी निस्तारण हो, और खासकर बलात्कार के मामले में कोई ऐसी सजा निर्धारित की जाए, इतनी सख्त सजा होनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के, किसी धर्म जात देखते हुए, कि उसकी सजा को सोच कर ही रोंगटे खड़े हों और अगली बार कोई इस तरीके की वारदात करने पर के बारे में सोचे बिना कभी। देखिए बहुत सारी बातें हुई हैं, चूंकि आप थोड़ा देर से जुड़ी हैं, जिम्मेदारी की बात हम कर रहे थे कि आखिर क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है भाई? क्या पॉलिटिकल सिस्टम गड़बड़ है या हमारी मतलब सिविल सोसाइटी जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से जो है वो दूर हो गई? माँ बाप देखते नहीं है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? मतलब जिम्मेदार कौन है? और क्या जिम्मेदार बेरोजगारी है या जो शराब कल्चर है क्या वो जिम्मेदार है? मतलब आपको क्या लगता है कि जिम्मेदार कौन है और कैसे इस माहौल को हम बेहतर बना सकते हैं? जब हम अगले साल डिबेट करें तो हम इस बात की खुशी मनाएं या इस बात पर डिबेट करें कि देखिए बहुत अच्छे काम हुए 2023 में, अब जो क्राइम रेट था वो कम हो गया। तो किस तरीके से जो है आप सजेशन देना चाहेंगे? देखिए सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन रहता है इस तरह के, जो हमारी सोसाइटी में इस तरह के जो मेनेस होते हैं या इश्यूज होते हैं उसको लेके सबकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन देखिए बहुत हद तक जिम्मेदारी सरकार की होती है, सिस्टम की होती है, कि जब आप एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगा रहे हैं और उसी मोमेंट पे जो बेटियां हैं वो सड़कों पे बैठी हैं, अपने लिए इंसाफ मांग रही हैं, अपने मेडल्स आपके दरवाजे पे छोड़ छोड़ के जा रही हैं कि उनको इंसाफ चाहिए, तो उनकी गुहारें सुनने वाला कोई नहीं है। जब मणिपुर में औरतों पे ज्यादती हो रही है तो उनकी गुहारें सुनने वाला कोई नहीं है। तो सिस्टम बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल रहता है। आपको बेटों को भी उतना ही पढ़ाना है, बेटों में भी उतनी ही अवेयरनेस लानी है जितनी बेटियों में लेकर आनी है। और देखिए क्योंकि एक प्राइम एग्जाम्पल है हमारे प्रधानमंत्री जी का, वो अपनी वाइफ से भी अलग है और एक एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया हुआ है कि एक औरतों के साथ ट्रीटमेंट किस तरह का वो कर रहे हैं। वो ठीक है, देखिए वो पर्सनल इशू है, उस पर हम जाएंगे नहीं। हाँ, सिस्टम को फॉलो वो कई बार उस पर जो है वो सफाई आ चुकी है, कई बार बात हो चुकी है। और देखिए मैं ये कहती हूँ कि सबसे बड़ा मंदिर तो एक औरत है किसी भी इंसान के लिए। तो आप अगर उस मंदिर को संभालें और उस मंदिर पे फोकस करें उसको बचाने के लिए, तो शायद आप इस सोसाइटी को बेहतर कर सकते हैं और इस देश की भी औरतों को सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, पूरे पैनल को मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जाहिर तौर पर एक बड़ा अहम इशू था ये, ख्वातीन का मसला है। ख्वातीन के खिलाफ अगर क्राइम बढ़ रहा है तो ये सवाल सिर्फ सिस्टम का ही नहीं है, सवाल सिर्फ सियासत का ही नहीं है, बल्कि सिविल सोसाइटी का भी है, आपका भी है, हमारा भी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि ख्वातीन के खिलाफ बढ़ रहे क्राइम को कम करने के लिए हम सब अपने लेवल पर इसमें जो है वो कम करने के लिए सबको एक तरीके से मदद करनी पड़ेगी, सबको अपने अपने लेवल पर काम करना पड़ेगा। आपने प्रोग्राम देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।